नमस्कार साथियों, गर्व श्रृंखला सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में संविधान और राज्य व्यवस्था के चौथे क्लास में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज भी आपके लिए 25 एमसीक्यू प्रश्न लेकर आए हैं। सिलेबस वाइज आपके लिए प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जिसके एक्सप्लेनेशन को और उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? लीगल स्वरूप क्या है? लीगल नेचर क्या है हमारे देश के संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना का? तो आप क्या उत्तर करेंगे? उत्तर करेंगे बी, यह लागू नहीं किया जा सकता। साथियों, जैसे हमारे देश में मूल कर्तव्य लागू नहीं किया जा सकता, नीति निर्देशक लागू नहीं किया जा सकता, नीति निर्देशक लागू नहीं किया जा सकता, न्यायालय में विचारणीय नहीं है, उसी प्रकार से प्रस्तावना या उद्देशिका भी हमारे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। और अगर यहाँ देखें ए विकल्प, यह लागू किया जा सकता है, यह कथन हो जाएगा हमारा मूल अधिकार के बारे में। हमारे देश का संविधान का फंडामेंटल राइट जो है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार है, या न्यायालय में विचारणीय है, न्यायालय में वाद योग्य है। अगर लागू नहीं होता है तो न्यायालय से लागू कराया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना या उद्देशिका और मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व का विधिक स्वरूप है कि यह लागू नहीं कराया जा सकता है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है। तो एकमात्र बार हमारे देश की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके तहत हमारी उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए हैं साथियों। उत्तर होगा सी, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन एक बार हमारी उद्देशिका में संशोधन हुआ है। सन की बात करें तो 1976। और क्या जुड़ा है इसमें? तो इसमें जुड़ा है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द हमारे संविधान में प्रस्तावना में आरंभ से नहीं थे, बाद में जुड़े हैं 1976 में 42वें संविधान संशोधन से। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत कहलाता है। हम सभी, पूरी दुनिया में जो लोग रहते हैं, हम सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह कॉन्सेप्ट कहलाता है साथियों सार्वभौमिकतावाद। सार्वभौमिकतावाद कहलाता है। देखिएगा, उत्तर होगा हमारा ए, सार्वभौमिकतावाद कहलाता है। इसका अर्थ ही यही हुआ कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, मनुष्य हैं। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? साथियों, हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है और 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है, जिसमें विचारों की स्वतंत्रता लिखा हुआ है, विश्वास की स्वतंत्रता लिखा हुआ है, धर्म की स्वतंत्रता लिखा हुआ है, उपासना की स्वतंत्रता लिखा हुआ है। साथियों, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता, विश्वास, धर्म, ये विश्वास हो गया साथियों, धर्म, उपासना, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये नहीं है साथियों। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है हमारे संविधान की प्रस्तावना में। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है प्रस्तावना में, याद रखिएगा, बाकी सब है। विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है और धर्म की स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है प्रस्तावना में। न्याय, न्याय तो 3 प्रकार की न्याय का वर्णन है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वर्णन है। छठा प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होगा सी, संप्रभुता, सॉवरेनिटी। संप्रभुता किसी भी राज्य का, किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है साथियों। राज्य अगर कहा जाए, संविधान में राज्य का मतलब क्या? तो संविधान में राज्य का मतलब हमारा देश साथियों, हमारे भारत का। अगर पूछे कि राज्य के कितने तत्व होते हैं, तो 4 तत्व राज्य के बताए गए हैं। कौन कौन? तो सरकार, सरकार और निश्चित जनसंख्या जो होती है, और निश्चित भूभाग, जो भूभाग होता है, और चौथा होगा संप्रभुता। इन्हीं चारों से मिल करके राज्य बनता है। ये राज्य के 4 तत्व हैं। राज्य के चार चार अनिवार्य तत्व ये हैं। किसी भी राज्य के 4 अनिवार्य तत्व कौन से होते हैं? सरकार, जनसंख्या, भूभाग और संप्रभुता। इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण होता है संप्रभुता। अगर किसी राज्य में संप्रभुता नहीं है, अगर किसी देश में संप्रभुता नहीं है, तो वो राज्य नहीं माना जाएगा साथियों।
संप्रभुता होता क्या है? सपोज दैट एक राज्य है जिसकी सीमा ये है, इसका नाम है ए राज्य, ए देश। इस देश में ये सभी चीजें हैं, संप्रभुता अगर नहीं रहेगा तो वो देश या राज्य नहीं कहलाएगा। संप्रभुता का मतलब ये हुआ, इसके पड़ोस में बी देश है और इधर जो है सी देश है, तो ये सब देश साथियों, ये जो देश है अगल बगल के, ये इस देश में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बी और सी, ये देश जो है ए अपनी सीमा के भीतर अपने आप में प्रभु है, स्वामी है, मालिक है। इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है संप्रभुता। यानी अपने धरती पर अपने सीमा के अंदर इसको अच्छा या बुरा निर्णय लेने का अधिकार स्वयं में है। कोई पड़ोसी इसके अंदर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। बी और सी चाहे कोई अदर कंट्री इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, राजनीतिक, सामाजिक या किसी भी प्रकार से। ये अपना कर्ता धर्ता स्वयं है, अपना निर्माणक या अपना विनाशक स्वयं में है। ए इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है संप्रभुता साथियों। सातवां प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की बात की गई है? हमारे देश में साथियों सबसे प्रमुख जो है वो संविधान है। हमारे देश में सर्व प्रमुख क्या है? संविधान है। हमारे देश में सर्वोच्च संस्थान क्या है? हमारे देश में सर्वोच्च संस्था संसद है। हमारे देश की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? तो जनता में निहित है। जनता के लिए साथियों, जनता के लिए ही संसद का निर्माण हुआ है और संसद की पूर्ववर्ती जो संविधान सभा थी उसी ने संविधान का निर्माण किया है। और इसी संविधान का अंगरक्षक कौन होता है? अंगरक्षक कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय इसका बॉडीगार्ड है, इसका अंगरक्षक है। यहाँ देखिएगा साथियों, शासन प्रणाली के बारे में पूछा जा रहा है। तो हमारे देश में जो भी शासन चलता है साथियों, वो एक कानून से चलता है, एक नियम से चलता है। और हमारे देश में नियम और कानून बनाने का अधिकार है संसद के पास। संसद और संसद की पूर्ववर्ती संस्था जो थी संविधान सभा, उसने संविधान बनाया। और जो वर्तमान में जो कानून है उसका निर्माण और उसका समापन और उसमें संशोधन करने का अधिकार संसद के पास है। तो जो इस प्रकार की व्यवस्था वाले देश होते हैं इनको बोला जाता है संसदीय व्यवस्था वाले देश। संसद के द्वारा बनाया गया कानून से पूरा देश चले तो ऐसी व्यवस्था को कहेंगे संसदीय देश साथियों। तो हमारे भारत में शासन प्रणाली, उत्तर होगा सी, संसदात्मक शासन प्रणाली है। हालांकि लोकतंत्र भी हमारा देश है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली नहीं है। लोकतंत्र तो है हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश के जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होते हैं वो जनता के द्वारा चुन करके आते हैं, नो की जो है वंशानुगत होते हैं। तो ये लोकतंत्र का क्वालिटी है। लेकिन शासन प्रणाली के बारे में अगर पूछा जाए तो आप उत्तर करिएगा संसदात्मक शासन प्रणाली हमारे देश में है। और यह व्यवस्था दुनिया में सबसे पहले ब्रिटेन में आई थी। दुनिया में सबसे पहले ब्रिटेन में, और हमारे भारत में भी संसदात्मक व्यवस्था ब्रिटेन से ही ली गई है। कंफ्यूज मत होइएगा, संघात्मक विशेषता कनाडा से लिया गया है और संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का अगर विशेषता देखना चाहें तो उत्तर कोरिया में आपको देखने को मिलेगा, यूएसए में देखने को मिलेगा साथियों। आठवां प्रश्न पूछा गया है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में मतलब कि क्या होता है? उपयुक्त विकल्पों में से पढ़ेंगे हम लोग। संसदात्मक शासन व्यवस्था का मतलब ये हुआ कि विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। डी उत्तर हमारा सही होगा। पहले तो उत्तर देख लीजिए, डी है। अब समझिएगा, विधायिका मतलब साथियों, संसद को विधायिका कहा जाता है। संसद को विधायिका कहा जाता है और किसी राज्य में जो विधायिका होती है वो विधानमंडल कहलाती है। संसद अंग्रेजी में पार्लियामेंट को ही विधायिका कहा जाता है। तो जो संसद के सदस्य हैं यानी कि सांसद हैं, लोकसभा और राज्यसभा के जो एमपी है, उन्हीं में से ना साथियों ये कार्यपालिका बनती है। कार्यपालिका मतलब मंत्री परिषद। कार्यपालिका मतलब मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद पर नियंत्रण का कार्य कौन करता है? संसद करती है। अगर संसद चाह ले, सारे सांसद लोग चाह ले, तो मंत्री परिषद या कार्यपालिका गिरा सकते हैं, सरकार को गिरा सकते हैं ये सदस्य। यही एक एक सदस्य मिल करके मेजोरिटी डिक्लेयर करके तब साथियों सरकार का गठन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कार्यपालिका पर, मंत्रिपरिषद पर संसद का नियंत्रण होता है संसदात्मक शासन व्यवस्था में। नौवां प्रश्न पूछा गया है, सर्वप्रथम संसदात्मक व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? दुनिया में सबसे पहले ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था आई और हमारे भारत में भी संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। नौवां का उत्तर हो जाएगा ए। 10वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? हमारे देश की विशेषता संसदात्मक सरकार है, अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है। ये अमेरिका में है, उत्तर कोरिया में, हमारे भारत में नहीं है। स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे भारत में है।
संघात्मकता सरकार ये भी है। संघ व्यवस्था ये कनाडा से लिया गया है, हमारे देश में है। स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे देश की है। ये क्या होता है साथियों? संघात्मक सरकार का मतलब ये हुआ कि केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है। जिस प्रकार से केंद्र में सुप्रीम कोर्ट है, वैसे ही हर राज्य में हाई कोर्ट है। जैसे केंद्र में मंत्रिपरिषद का गठन होता है, वैसे राज्यों में भी मंत्रिपरिषद का गठन होता है। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री है, वैसे ही राज्यों में साथियों मुख्यमंत्री हैं। जैसे केंद्र में सुप्रीम कोर्ट है, वैसे ही राज्यों में हर राज्यों में हाई कोर्ट है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति है, वैसे हर राज्य में राज्यपाल है। तो जो भी पोस्ट देखेंगे, संवैधानिक प्रमुख देखेंगे, संवैधानिक पोस्ट देखेंगे, वो केंद्र में भी है और राज्यों में है। इसका मतलब जो शक्ति का बंटवारा है, वो केंद्र और राज्यों में बराबर बराबर हुआ है। तो कई राज्य जो मिल करके पावर मिलता है, केंद्र को जो पावर मिलता है, उसी विशेषता को कहा जाता है संघ, यूनियन। और यूनियन भी दो प्रकार का होता है साथियों। एक होता है फेडरल और एक होता है यूनियन। अमेरिका फेडरल है और हमारा भारत यूनियन है। दोनों ही संघ है। लेकिन अमेरिका का संघ क्या है कि वहां के जो राज्य हैं मिल करके एक केंद्र बनाते हैं। वो राज्य जब चाहे तब स्वेच्छा से अलग एक देश बन सकते हैं। और हमारे भारत के जो यूनियन और संघ है, उसमें जो भी राज्य मिल करके हमारा अखंड भारत बने हैं, वे स्वेच्छा से अलग नहीं हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश अलग देश नहीं बन सकता है, पंजाब अलग देश नहीं बन सकता है। ये हमारे भारत का यूनियन है। 10वें प्रश्न का उत्तर देखिएगा, बी हमारे भारत की विशेषता नहीं है। 11वां प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रपति शासन में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। राष्ट्रपति व्यवस्था हो या फिर अध्यक्षात्मक व्यवस्था हो, उसमें सर्व प्रमुख राष्ट्रपति होता है। सिंपल सा प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन या फिर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति उस देश का हेड होता है। 12वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? सुशासन मतलब गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस साथियों, गुड गवर्नेंस जो है एक शासन का भी उत्कृष्ट वर्जन है। गुड गवर्नेंस न गवर्नेंस का भी एक बेस्ट वर्जन है गुड गवर्नेंस। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट साथियों जवाबदेह रहती है, गवर्नमेंट पारदर्शी रहती है, गवर्नमेंट कानून के नियम से चलती है, लाल फीताशाही व्यवस्था नहीं होता है। उसी को बोलते हैं सुशासन या गुड गवर्नेंस। लाल फीताशाही का मतलब अनावश्यक रूप से किसी भी कार्य में देरी, किसी भी ऑफिशियल या कार्यालयी कार्य में देरी होना अनावश्यक रूप से, और सरकारी तंत्र का, सरकारी सिस्टम का नियम जो कानून होता है वो बहुत ज्यादा जटिल होना, लोगों तक किसी भी योजना का लाभ न पहुंच पाना, लोगों तक लॉ एंड ऑर्डर न पहुंच पाना, अराजक माहौल व्याप्त होना, उसी को कहा जाता है लाल फीताशाही। सुशासन की क्वालिटी है जवाबदेही, यानी सरकार जिसको हम लोग चुन रहे हैं लोकतंत्र में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जनता के प्रति जवाबदेह बने और वो पारदर्शी रहे। जैसे आरटीआई, आरटीआई के माध्यम से आप गवर्नमेंट से किसी प्रकार की सूचना मांग सकते हैं। ट्रांसपेरेंट रहे, सभी चीजें पारदर्शी रहे और कानून का नियम रहे। संसद के द्वारा जो कानून बनाया जाता है, उसी नियम कानून के दायरे में देश चले। 13वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उत्तर क्या होगा, पढ़ते हैं। भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, गलत बात है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, गलत है। भारत एक कुलीन तंत्र है, गलत है। तो उत्तर होना चाहिए डी, पढ़ते हैं लेकिन। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, सही है साथियों। हमारा देश जो है वह वह संसदीय लोकतंत्र वाला देश है। हमारा देश संसदीय लोकतंत्र वाला देश है। संसदीय लोकतंत्र वाला देश है। लोकतंत्र और प्रजातंत्र एक के बात होता है। अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी की परिभाषा जरूर याद रखिएगा। एक अमेरिकी राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी का डेमोक्रेसी का परिभाषा बहुत फेमस, उसको याद रखिएगा। डेमोक्रेसी इज टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लोकतंत्र वह है जो जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन होता है, उसी को लोकतंत्र कहा जाता है। लोकतंत्र प्रजातंत्र एक ही बात है। हमारे देश में लोकतंत्र अपनाया गया है अमेरिका की तरह, लेकिन ब्रिटेन की तरह संसदीय व्यवस्था अपनाया गया है और कनाडा की तरह संघात्मक व्यवस्था अपनाया गया है। अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा का व्यवस्था तीनों मिला करके तो हमारा देश संसदीय प्रजातंत्र या संसदीय लोकतंत्र वाला देश है। अध्यक्षात्मक नहीं है। नाम मात्र का राजतंत्र, चाहे किसी भी मात्र का राजतंत्र नहीं है। कुलीन तंत्र तो है ही नहीं है साथियों। 14वां प्रश्न पूछा गया है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? गणतंत्र का मतलब यह होता है साथियों कि हमारे या किसी भी देश का जो हेड होता है वो निर्वाचित हो, उसी को गणतंत्र कहेंगे। यह व्यवस्था साथियों, गणतंत्र व्यवस्था हमारे देश के संविधान में फ्रांस देश से लिया गया है। फ्रांस देश से लिया गया है। उत्तर क्या होगा, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं होगा। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। देश की जनता अगर चाह देगी तो कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, जिसके अंदर राजनीतिक क्षमता और गुण होगा। 15वां प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान कैसा है?
हमारे देश का संविधान साथियों, पहली बात, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है। अगर पूरी दुनिया में सबसे पहला संविधान की बात की जाए, सबसे पहला संविधान दुनिया में किस देश में था, तो आप उत्तर करिएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन में दुनिया का सबसे पहला संविधान। लेकिन यह लिखित संविधान नहीं है, और लिखित संविधान है, परंपराओं वाला संविधान है। दुनिया का पहला लिखित संविधान अगर पूछा जाएगा, दुनिया का पहला लिखित संविधान, तब उत्तर करिएगा यूएसए। और हमारे भारत का जो संविधान है वह दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। और यह संविधान साथियों दुनिया के कई देशों के मार्गदर्शन से और हमारे देश के अनुभवों से बना हुआ है हमारा संविधान। तो यह साथियों अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। हमारे देश का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है, दोनों के मध्य का समन्वय है। कैसे? जैसे संविधान में कोई भी उपबंध में संशोधन करना है तो तीन प्रकार से संशोधन होता है। एक साधारण बहुमत से संशोधन, एक विशेष बहुमत से संशोधन और एक विशेष बहुमत प्लस राज्यों के अनुसमर्थन से संशोधन है। यानी संविधान में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आसानी से संशोधित हो जाएंगी और कुछ ऐसे हैं जिसमें बहुत कठोर प्रक्रिया है, बहुत कठिन प्रक्रिया है। इस नाते कहा जाता है कि हमारा संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। 16वां प्रश्न पूछा गया है, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? महत्वपूर्ण डेट, वर्ष, ईयर याद रखिएगा। 1950 में जब हमारे देश का संविधान बन के तैयार हुआ, तो उसी वर्ष, डेट पूरा 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को हमारे देश का राष्ट्रगान जनगण मन स्वीकार किया गया। हमारे देश का राष्ट्रगान जनगण मन स्वीकार किया गया और इसी देश को हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी नियुक्त हुए। और इसी तिथि को साथियों, इसी डेट को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। अंतिम बैठक हुआ था। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को। उसी दिन सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किया संविधान पर। ये तीनों शब्द आप याद रखिएगा। और जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया, उत्तर हमारा सी हो जाएगा। 17वां प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा ग्रेगर ऑस्टिन ने। ग्रेगर ऑस्टिन ने कहा साथियों। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा और रट लीजिएगा, याद करिएगा। ग्रेगर ऑस्टिन ने हमारे भारतीय संविधान के संघवाद को सहकारी संघवाद कहा। सहकारी संघवाद का इसी प्रकार से केसी बियर ने हमारे संविधान को अर्ध संघात्मक कहा। हमारे संविधान के अंतर्गत कहा कि भारत अर्ध संघात्मक है। आइवर जेनिंग्स ने हमारे भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा। वकीलों का स्वर्ग कहा। और संविधान एक परिचय, संविधान एक परिचय, संविधान एक परिचय, यह कृति है डीडी बसु की। संविधान एक परिचय, ये चारों कीवर्ड आप रटे रहिएगा, परीक्षा में आपको प्रश्न मिल जाएगा साथियों। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा जी ऑस्टिन ने। भारतीय संविधान व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा केसी वेयर ने। भारतीय संविधान को वकीलों का सर कहा आइवर जेनिंग ने। 18वां प्रश्न पूछा गया है, नए राज्यों की गठन की शक्ति निहित है। यानी कि अगर हमारे देश में नया राज्य बनाना है तो कौन बना सकता है? उत्तर होगा संसद। नया राज्य हो बनाना या नाम में संशोधन करना, ये शक्ति संसद की है। संविधान के अनुच्छेद 2 में लिखा हुआ साथियों, अनुच्छेद 2 में लिखा है, नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना संसद का अधिकार है। संसद राज्य नया बना सकती है और उसके नामों में संशोधन कर सकती है। और अगर पूछा जाए किस प्रकार से संशोधन होगा इसमें, तो साधारण बहुमत से संसद में, संविधान में साधारण बहुमत से संशोधन करके नए राज्यों का गठन किया जा सकता है। 19वां प्रश्न पूछा गया है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? पहला अनुच्छेद संविधान का लिखा हुआ है उसमें कि हमारा भारत एक राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ द स्टेट है। और हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। ये बात वर्तमान में लिखा गया साथियों संशोधनों के बाद। तो लिखा हुआ है स्टेट ऑफ यूनियन, राज्यों का एक संघ है। ये उत्तर हो जाएगा हमारा। पहला अनुच्छेद में लिखा है राज्यों का यूनियन, यानी कि राज्यों का संघ है हमारा भारत। 20वां प्रश्न पूछा गया है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए?
कोई नया राज्य बनाना हो तो संविधान के अनुच्छेद 2 में वर्णन है नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। उसमें साधारण बहुमत से संशोधन करके कोई भी नया राज्य बनाया जा सकता है। सिंपल है, लेकिन आप याद रख रहिएगा, सिंपल होने के बाद भी परीक्षा में गलत करते हैं लोग। नया राज्य बनाना होगा, जैसे 28 राज्य वर्तमान में है, 8 केंद्र शासित राज्य है, 29वां कोई राज्य बनाना है तो संसद में एक साधारण विधेयक आएगा, साधारण बहुमत से पास होगा। साधारण विधेयक नहीं, साथियों, साधारण बहुमत से एक विधेयक पास होगा और नया राज्य का निर्माण हो जाएगा अनुच्छेद 2 के तहत। और अनुच्छेद 1 में लिख दिया जाएगा कि भारत में 29 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। 21वां प्रश्न पूछा गया है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। संघ राज्य का मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रांत। हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रांत हैं, तो उस 8 केंद्र शासित प्रांतों का जो प्रशासन होता है वो साथियों राष्ट्रपति के पास होता है, राष्ट्रपति के पास। लेकिन एक जो है अपवाद है, उस अपवाद को 2 से 3 दिन पहले हम लोग करंट अफेयर में पढ़े हैं। आप उसका उत्तर जरूर दीजिएगा साथियों। उम्मीद है कि आप में से कोई न कोई जरूर उत्तर देगा कि 8 केंद्र शासित राज्यों में से एक केंद्र शासित राज्य का जो प्रशासन होता है वो राष्ट्रपति नहीं चलाता है। वहां के जो राजधानी का शहर है, वहां का साथियों, वहां का जो मुख्य सचिव होता है, चीफ कमिश्नर होता है, वो चलाता है। तो वो कौन सा प्रांत है? अब बाकी जो भी केंद्र शासित प्रांत है उसका प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि के रूप में लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल या प्रशासकों को नियुक्त करके वहां का प्रशासन चलाता है। तो वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 22वां प्रश्न पूछा गया है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? अधिकतम हमारे भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में 20 सीटें यूनियन टेरिटरी के लिए रिजर्व रखी गई हैं। केंद्र शासित प्रांतों से 20 से अधिक लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होकर के नहीं आएंगे, ऐसा कहा गया है। जिसमें साथियों वर्तमान में 13 लोकसभा सीट है। वर्तमान में 13 लोकसभा सीट है। किसमें? तो यूनियन टेरिटरी की बात हम कर रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश। जैसे दिल्ली है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है साथियों, तो दिल्ली में 7 लोकसभा का सीट है। दिल्ली में 7 और बाकी सब में एक एक करके, इस प्रकार से वर्तमान में 13 सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीट है। लेकिन संविधान में लिखा है कि 20 अधिकतम होनी चाहिए। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के कितने सीटें आरक्षित हैं? तब 20, लेकिन वर्तमान में कितनी सीटें हैं? तो 13। 23वां प्रश्न पूछा गया है, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? संघ शासित यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित, उत्तर होगा सी 8। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे देश में हैं। 24वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, यूनियन टेरिटरी नहीं है? उत्तर क्या होगा? गोवा हो जाएगा साथियों। गोवा पूर्व में गोवा पूर्व में यूनियन टेरिटरी था, केंद्र शासित प्रांत था, लेकिन अब नहीं है। गोवा अब जो है राज्य बन गया, पूर्ण राज्य बन गया। कौवा पूर्ण राज्य था ये भारत का। तो आप याद करिए साथियों, 22वां राज्य हमारे देश का सिक्किम है। 1975 में सिक्किम 22वां राज्य बनता है। 35वां संविधान संशोधन से संयुक्त राज्य बनता है। 36वां संविधान संशोधन से पूर्ण राज्य बनता है। 22वां राज्य सिक्किम बनता है। सिक्किम के बाद साथियों मिजोरम, मिजोरम, अरुणाचल, अरुणाचल और गोवा, ये 3 राज्य क्रमशः बन जाते हैं। कौन से क्रम के? तो 23वां राज्य मिजोरम, 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश और 25वां राज्य गोवा। 25वां राज्य गोवा था। और बाकी अगर आप देखेंगे सन 2000 में 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को छऊझा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये 3 राज्य का गठन होता है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये 3 राज्य कब अस्तित्व में आते हैं? सन 2000 में। ये भी क्रमशः है साथियों, देखिएगा, 25वां राज्य गोवा, 26वां राज्य छत्तीसगढ़, 26वां राज्य छत्तीसगढ़, 26वां राज्य छत्तीसगढ़, 27वां राज्य उत्तराखंड, 28वां राज्य झारखंड और 29वां राज्य था तेलंगाना। तेलंगाना 29वां राज्य था, लेकिन साथियों वर्तमान में तो 28 राज्य है। 29वां राज्य बता रहे हैं गुरु जी तेलंगाना, और वर्तमान में 28 राज्य हैं। तो एक साथियों याद करिए, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सा में कर दिया गया, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर, ये 2 यूनियन टेरिटरी बन गए। जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसको 31 अक्टूबर, ये डेट याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रांतों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रांत। तो अब ये जो एक जो राज्य था वो तो कम हो गया ना, तो 29 से 28 हो गया राज्य। 25वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया है, किस राज्य की राजधानी का नाम
स्वतंत्रता के बाद अभी तक बदला नहीं गया है। कौन सा उत्तर होगा साथियों? देखा जाए डिटेल में, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तो क्या चेन्नई पहले से है ना? पहले थी मद्रास, अब हो गई चेन्नई। पश्चिम बंगाल, इसकी राजधानी है क्या? कोलकाता। ठीक है, कोलकाता ही थी ना? कलकत्ता थी। कलकत्ता थी, कोलकाता कर दिया गया साथियों। केरल की राजधानी, केरल की तो वर्तमान में राजधानी है गुरुजी तिरुवनंतपुरम। तब तो वर्तमान में है ना, पूर्व में क्या था? त्रिवेंद्रम था। त्रिवेंद्रम, तिरुवनंतपुरम हो गया। उत्तर प्रदेश, तो उत्तर बचा यही हमारा उत्तर हो जाना चाहिए। लेकिन है क्या राजधानी उत्तर प्रदेश की? लखनऊ। तो पहले कुछ और था? नहीं, पहले भी लखनऊ ही था आजादी के समय तक, और आज भी लखनऊ है, नहीं बदला। हालांकि अंग्रेजों के जमाने में यानी आजादी से पहले जब बात की जाएगी, तो इलाहाबाद और आगरा भी उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत आगरा अवध प्रांत की राजधानी रही है। उत्तर हमारा देखिए साथियों डी है। तो ये था साथियों गर्व सीरीज का संविधान का चौथा क्लास। कैसा लगा क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा साथियों। और ये संविधान और राज्य व्यवस्था जो आप पढ़ रहे हैं साथियों, पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। बस आप नियमित रूप से इसे पढ़ते रहिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे साथियों, तो हम भी रेगुलर मेहनत करके आपके लिए डेली वीडियो लाएंगे। आप भी थोड़ा सा हमारे लिए अपने चैनल के लिए कोशिश करिए, प्रयास करिए। आप 4 कदम चलिए, निश्चित तौर पर आपके लिए हम 16 कदम चलेंगे। तो चलिए साथियों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।